गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? रवि सर की पाठशाला में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। सप्ताह की शुरुआत सोमवार वर्ग 10 के इतिहास की कक्षा में आप सभी का मैं रवि रोशन कुमार स्वागत करता हूं। वर्ग 10 के पहले अध्याय का अंतिम पड़ाव और अब हम लोग यूनान में राष्ट्रीयता के उदय विषय पर चर्चा करेंगे। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए और एक महत्वपूर्ण टॉपिक यूनान में राष्ट्रवाद का उदय, यूनान में राष्ट्रीयता कैसे पनपी, इस विषय पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएं। वर्ग 10 के बच्चे जो बिहार बोर्ड से इम्तिहान देंगे उनके लिए चैप्टर 1 हूँ। इतिहास के पहले अध्याय का अंतिम पड़ाव यूरोप में राष्ट्रवाद के अंतर्गत हम लोग आज यूनान में राष्ट्रीयता के उदय विषय पर बातचीत करेंगे। तो जल्दी से अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और इस लाइव सेशन से जुड़ें और लाभान्वित हो जाएं कि लॉकडाउन में आमने सामने वर्ग कक्ष में बातचीत संभव नहीं है, होना ही एकमात्र सहारा है और इसके माध्यम से आप हमें दे पाएंगे। आपको वर्ग कक्ष का कोशिश करता हूं कि आप सबके लिए बहुत सारे मटेरियल्स भी उपलब्ध करवा पाऊं ताकि आप घर बैठे पढ़ भी सकें, कुछ अभ्यास भी कर सकें। इस कड़ी में मैंने पिछले शनिवार को एक शुरुआत की है जिसमें मैंने कुछ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम किया था, लेकिन शुरुआत में बहुत कम बच्चे उससे भाग ले रहे थे, बहुत कम लोग उससे जुड़े। आप लोगों से यही अपील होगी कि आप इस तरह के कार्यक्रम में ज़रूर भाग लें, आपका ज्ञानवर्धन होगा। इतना ही नहीं, आप अपने ज्ञान का मूल्यांकन भी कर पाएंगे। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएं। जो भी लोग अब तक लाइव नहीं आए हैं वे इस लाइव सेशन को शेयर कम से कम कर लें ताकि से आपके मित्रों को पता चल सके कि मैं लाइव हूं और रवि सर की पाठशाला के द्वारा 11 अप्रैल 2020 से लगातार वर्ग संचालन किए जा रहे हैं वर्ग 9 और 10 के लिए। और इतना ही नहीं, मैंने ही आपको एक सूचना दी थी कि मेरा विद्यालय, मेरा स्कूल जो है वो मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय करके जो एक कार्यक्रम है वो अब डीडी बिहार पर भी रहा है। तो सुबह 11:05 से 12 बजे तक आप उसका लाभ ले रहे होंगे। तो आइए कक्षा की शुरुआत करते हैं और आज हम सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। यूनान के बारे में आप सब जानते हैं। अगर हम यूनान के परिचय की बात करें तो यूनान पाश्चात्य सभ्यता में, पाश्चात्य जो देश हैं उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यूरोप का एक देश है यूनान, जिसे हम लोग ग्रीक भी बोलते हैं। आजकल हम उसे ग्रीक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के निवासियों को यवन कहा जाता है। ये थोड़ी इनिशियल जानकारी, प्रारंभिक है, परंतु मैं इसके इतिहास की बात अगर करूं तो यूनान अपने साहित्य प्रति, अपने विचार दर्शन, कला, चिकित्सा और आध्यात्मिक ज्ञान करके विश्व प्रसिद्ध रहा है। यूनान के इन्हीं सब गौरवमयी इतिहास को न सिर्फ यूनान बल्कि पूरे दुनिया में और खास यूरोप के सारे देश नहीं चाहते थे कि यूनान में किसी दूसरे देश का शासन हो, और ऐसे में तुर्की के द्वारा यूनान पर कब्जा कर लिया। सारे देश खफा थे। मतलब यहाँ जर्मनी और इटली से स्थिति उलट थी। जर्मनी और इटली के एकीकरण में बहुत सारे बाधक तत्व थे, परंतु यूनान में बाधक तत्वों की थोड़ी सी कमी थी, यानी बाधक तत्व कम थे। यूनान के एकीकरण में आप देखेंगे तो रूस भी अंदर से चाहता था, उसकी अंदर से जो एक महत्वाकांक्षा थी कि यूनान स्वतंत्र हो जाए। यूरोप के अन्य देश भी, इतना नहीं, पुनर्जागरण काल में यूनानी जो ज्ञान है, यूनान जो एक शिक्षा का केंद्र माना जाता है, वहाँ से प्राप्त ज्ञान और वहाँ की शिक्षा को में रखते हुए उसी के आधार पर पुनर्जागरण में कई देश सक्रियता से हिस्सा ले पाए थे। देशों में पुनर्जागरण प्रभावित हुआ था और उस पुनर्जागरण के कारण ही आज यूरोप तरक्की के इस मुकाम पर है।
और वहाँ पर आप देखेंगे जब हम यूनान की बात करते हैं तो यूनान में राष्ट्रीयता की भावना की क्या वजह रही, कौन से ऐसे कारण बने जो वहाँ राष्ट्रीयता के उदय के लिए ज़रूरी थे, या यूँ कहें कि कौन से ऐसे कारण थे जिसने यूनान को विवश का आंदोलन करने के लिए। तो मैं आपको प्रारंभ में ही अभी बताया कि तुर्की साम्राज्य का उस पर शासन हो गया, तुर्की के अधीन रहा लंबे समय तक यूनान, और इसी शासन व्यवस्था के अधीन रहते वहाँ की जनता में एक समय के बाद यूरोप के कई देशों ने उसकी मदद की। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि जो एक और उसकी सकारात्मक बातें थी वह यह थी कि धर्म, संस्कृति और जो जाति के आधार पर जो वहाँ पर जो एकत्व था, जो एकता थी, उसने यूनान में राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में, उनके स्वतंत्र में, तुर्की साम्राज्य से उसको अलग करने में, तुर्की साम्राज्य से अपने आप को मुक्त करने में यूनान को जो है एक सहायक धर्म और संस्कृति एकता ने मदद की। वर्ग 10 के बच्चे आप बहुत आसानी से इन सब चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि यूरोप में राष्ट्रवाद पर आप बहुत चर्चा कर चुके हैं, बहुत सारी बातें कर चुके हैं। किस प्रकार से इटली में एकीकरण हुआ, किस प्रकार से जर्मनी में बिस्मार्क की कूटनीति ने जर्मनी को एकीकृत किया, ऐसे में यूनान में भी कुछ इसी तरह की बातें हुई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनान में राष्ट्रीयता को फैलाने में संस्था ने बड़ी भूमिका निभाई, और संस्था का नाम था हितेरिया फिलाइक। हितेरिया फिलाइक नाम की संस्था का उद्देश्य था कि तुर्की शासन से यूनान को मुक्त कराया जाए, और ये जितना शीघ्र हो उतना बेहतर। और हितेरिया फिलाइक के कारण ही आप कह सकते हैं कि हितेरिया फिलाइक ने प्रयास किए। हितेरिया फिलाइक एक संस्था थी। हितेरिया फिलाइक क्या थी? एक संस्था थी जिसका उद्देश्य था यूनान को शासन से मुक्त करना। मैं भी रखूँगा और आपसे पूछना चाहूँगा इस लाइव सेशन में कि क्या इस लाइव सेशन को आप निर्बाध रूप से देख पा रहे हैं? क्या मेरे ऑडियो या मेरा वीडियो क्वालिटी आप तक सही पहुँच रही है? अगर हाँ तो आप यस लिखें, ओके लिखें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं। यूनान में राष्ट्रीयता के उदय पर चर्चा हो रही है। वर्ग 10 के इतिहास की पुस्तक इतिहास की दुनिया भाग 2 में लोग आज चर्चा कर रहे हैं, और अध्याय 1 का लगभग अंतिम पड़ाव आने ही वाला है। इस क्रम में यूनान में राष्ट्रीयता के उदय विषय को लोग आज परिभाषित कर रहे हैं, उस विषय को हम आज पढ़ रहे हैं। तो वर्ग 10 के बच्चे या तो लाइव सेशन में या फिर बाद में भी आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो ज़रूर ध्यान से सुनिएगा कि यूनान यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश, जहां पश्चिमी देशों के लिए ज्ञान विज्ञान का प्रमुख केंद्र, या यूँ कहें कि दुनिया के कई क्षेत्रों में यूनान से ज्ञान का प्रसार हुआ। आज भी हमारे यहाँ के चिकित्सा पद्धति में यूनानी चिकित्सा पद्धति का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। शल्य चिकित्सा की कई ऐसी विधियाँ हैं यूनानी सभ्यता से हम लोग आज भी सीखते हैं। इसके अलावा विज्ञान का आविष्कार, आप सिकंदर की बात करें, आप अरस्तु की बात करें, जितने भी महान दार्शनिक और राजनीतिक या नेतृत्व करने वाले लोग हुए हैं, उनका कहीं ना कहीं यूनान से संबंध है। आप एक और चीज़ ध्यान में रखें, एथेंस और स्पार्टा जैसे भी यूनान का ही हिस्सा थे, जहाँ पर ओलंपिक जैसे महत्वपूर्ण खेलों की शुरुआत हुई। यूनान कोई साधारण देश नहीं था, क्योंकि ज्ञान विज्ञान के आधार पर यह दुनिया में अपना एक प्रमुख स्थान रखता है। मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही बताया कि पुनर्जागरण में भी यूरोप के कई देशों ने विज्ञान का सहारा लेकर के आज तरक्की के एक नए मुकाम पर अपने आप को काबिज रखे हुआ है। यूनान में तुर्की शासन का एक लंबे समय तक तुर्की साम्राज्य का शासन रहा। यहाँ की जनता में राष्ट्रवादी विचारधारा भरने में हितेरिया फिलाइक नाम की एक संस्था ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई,
इसकी स्थापना ही हुई थी यूनान में तुर्की साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से। मैं आपको आगे कुछ बातें बताऊंगा। क्रांति का नेतृत्व किसी भी दुनिया में, दुनिया किसी कोने में कोई भी क्रांति अगर हुई है तो उस क्रांति का नेतृत्व सदैव मध्यम वर्ग करता है, क्योंकि मध्यम वर्ग, शोषित वर्ग, सर्वहारा इन सब चीज़ों में उतनी रुचि नहीं ले पाता है, क्योंकि उसका जो 24 घंटा है, उसका जो एक पूरा समय है वो 2 वक्त की रोटी जुटाने में बीत जाता है। फिर वो देश में राष्ट्रीयता की भावना, इस देश में गणराज्य की स्थापना, निरंकुश शासन से अपने आप को मुक्त करने जैसी विचारधारा के प्रति ज़्यादा विचार नहीं कर पाते। साथ ही साथ होते हैं सामंत, होते हैं जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, जो अपने आप को सबसे ऊपर के दर्जे में मानते हैं। उन्हें शोषण के अलावा कोई दूसरा चीज़ दिखता ही नहीं। तो जो उच्च वर्ग है और जो सबसे निम्न वर्ग है, उसे क्रांति से कोई मतलब नहीं होता है, उसे राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं होता, उसे उदारवाद से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे में जो मध्यम वर्ग है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसमें शिक्षक हैं, वकील हैं, व्यापारी हैं, ऐसे लोग देश के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोग देश में एक ऐसी शासन व्यवस्था चाहते हैं जो उनके तमाम बाधाओं को दूर कर सके, समस्याओं को दूर कर सके, देश में, समाज में शांति का माहौल स्थापित हो सके और जो शासन है उसे निरंकुश होने से बच्चों, मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो यूरोप में राष्ट्रवाद है उसके विभिन्न पहलू हैं, अलग अलग देशों की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने पूरे यूरोप को कैसे प्रभावित किया, इस बात आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न सिर्फ इटली और यूनान में भी, न सिर्फ इटली और जर्मनी बल्कि यूनान में भी अपनी भूमिका निभाई। आज तकनीकी कारणों से कई बार वीडियो में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, तो मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। आपने देखा भी होगा कि आज थोड़ा लेट मैंने शुरू किया, 3-4 मिनट लेट हो गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप लाइव आएँ, लाइव देखें, मुझे सुने, कॉपी में नोट करें, बात को याद करें। आपका एक नोटबुक अच्छे से जब तैयार हो जाएगा, 2-3 चैप्टर्स जब हो जाएंगे लॉकडाउन की स्थिति में, और जब आप विद्यालय जाएंगे, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, किसी भी विद्यालय में पढ़ रहे हो, जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास होगा, कॉन्फिडेंस से आप भरे होंगे कि नहीं, मुझे ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है मैंने, और उस पर कहीं चर्चा होगी तो आप सफल होंगे। यूँ तो में सभी बच्चे घर में हैं, सारे विद्यालय बंद हैं, सारी संस्थान बंद हैं। ऐसी स्थिति में इस माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप सभी लाभ उठाएं। यूनान में राष्ट्रवादी विचारधारा पनप रही थी। इसी क्रम में रूस के साथ जार निकोलस का झुकाव, या यूँ कहें कि सकारात्मक झुकाव यूनान की तरफ था, लेकिन वो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेडिच से थोड़े से सहमे हुए थे, जिसकी वजह से वो खुद के यूनान का सहयोग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यूनान ने, राष्ट्रवादी विचारधारा ने अपना रुख अख्तियार किया, क्रांतियाँ हुई, क्रांति की शुरुआत हुई। हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि क्रांति ने कैसे जो है अपना रास्ता अख्तियार किया, कैसे वहाँ पर विभिन्न प्रकार के विद्रोह हुए। और व्यक्ति का नाम, एक क्रांतिकारी का नाम मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अलेक्जेंडर चिप्सलांटी। कॉपी नोट लीजिए। 1821 में यूनान में एक क्रांतिकारी नेता अलेक्जेंडर चिप्सलांटी के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। यूनान की जो राष्ट्रवादी विचारधारा पनपने पर आधारित जो आज का यह लाइव सेशन है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण बातों पर मैंने चर्चा की है, इसमें 2-3 चीज़ें जो याद करने योग्य है, वह है हितेरिया फिलाइक नाम की संस्था, जो एक क्रांतिकारी संस्था थी, जिसका उद्देश्य था तुर्की साम्राज्य से यूनान को। और इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है वह है चिप्सलांटी, जिसने 1821 में यूनान के नेतृत्व संभाला। और आने वाले वीडियो में, यानी कल हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बातचीत करेंगे इससे आगे कि यूनान अपने आप को कैसे तुर्की साम्राज्य से स्वतंत्र कर पाया, कैसे वहाँ राष्ट्रवादी विचारधारा पनपी और कैसे यूनान स्वतंत्र हुआ। यूरोप में यूनान एक महत्वपूर्ण स्थान है। यूनान के बारे में प्रारंभ में मैंने कुछ बेसिक बातें बताई। इन सभी बातों के साथ आज की कक्षा को समाप्त करूंगा और आप लोगों से आशा करूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें।
जब लाइव में आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़ते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, तो मेरा मनोबल बढ़ता है। तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप लगातार प्रयास करें। तो इन्हीं सब बातों के साथ 10 के यूरोप में राष्ट्रवाद नाम के चैप्टर का जो एक अंतिम पड़ाव की तरफ उठ रहे हैं, जहां यूरोप में राष्ट्रवाद हम लोग यूनान में राष्ट्रीयता के उदय को ना, हम लोग हंगरी के बारे में पढ़ेंगे, बुल्गारिया के बारे में, बोहेमिया के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ कैसे राष्ट्रवादी विचारधारा ने अपना स्थान हासिल किया, कैसे वहाँ निरंकुश सत्ता से मुक्ति मिली, कैसे जो किसी देश ने, किसी शक्तिशाली देश ने उस पर कब्जा कर लिया था, उस कब्जे से खुद मुक्त कराया। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं। आपसे विदा चाहेंगे, लेकिन जाते जाते आप लोगों से एक कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे लाभान्वित हो सके।